नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहतरीन ट्रेडर्स टूल किट तैयार करने वाले हैं, यानी मार्केट के बुनियादी नियमों से लेकर अपने रिस्क को मैनेज करने तक की पूरी कहानी आज हम डीकोड करेंगे। अब देखिए, बाहर से देखने पर ये शेयर बाजार किसी भूल भुलैया या पूरी तरह से अफरा तफरी की जगह लग सकता है ना। कीमतें तेजी से ऊपर नीचे हो रही हैं, हर सेकंड नया डेटा फ्लैश हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस खुले बाजार की भारी उठापटक के बीच कोई सुरक्षित और सही तरीके से नेविगेट कैसे कर सकता है। चलिए आज यही पता लगाते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो सफ़र है वो इन 5 अहम पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले बाजार का रेफरी यानी सेबी, दूसरा मार्केट का बेंचमार्क यानी निफ्टी 50, तीसरा मार्केट कैप्स यानी कंपनियों की वेट क्लास, चौथा चार्ट्स की भाषा यानी कैंडलस्टिक्स, और आखिर में आपकी ढाल यानी पोजीशन साइजिंग। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, बाजार का रेफरी सेबी। साल 1992 में अपने कानूनी स्वरूप में स्थापित होने के बाद से सेबी मुख्य रूप से 3 बड़े काम करता है ताकि ये बाजार एक सुरक्षित जगह बनी रहे। ये काम है प्रोटेक्टिव यानी निवेशकों की सुरक्षा, रेगुलेटरी यानी नियमों को सख्ती से लागू करना, और डेवलपमेंट यानी बाजार का विकास करना। आसान भाषा में कहें तो सेबी ये पक्का करता है कि हर किसी को सही जानकारी मिले और बाजार में कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन यहाँ सेबी के पास एक बहुत ही खास और अनोखी ताकत भी है, उसकी क्वाजी जुडिशियल या अर्धन्यायिक शक्तियाँ। इसका सीधा सा मतलब है कि जरूरत पड़ने पर सेबी एक अदालत की तरह भी काम कर सकता है। वो खुद सुनवाई कर सकता है, सबूतों की जांच कर सकता है और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी गलत चीज़ों को रोकने के लिए सख्त से सख्त आदेश जारी कर सकता है। ये चीज़ हम निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए सच में बहुत ज़रूरी है। अब जब रेफरी मैदान में आ चुका है तो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, बाजार का बेंचमार्क निफ्टी 50। सीधे शब्दों में कहें तो निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पर लिस्टेड भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियों का एक फ्लूट वेटेड एवरेज है। 1996 में शुरू हुआ ये इंडेक्स आज की तारीख में भारतीय बाजार का मूड समझने का सबसे बड़ा बैरोमीटर बन चुका है। अगर आप इसके अंदर झांक कर देखेंगे तो पाएंगे कि ये सूचकांक भारतीय अर्थव्यवस्था के 13 अलग-अलग सेक्टर्स को कवर करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये मुख्य रूप से फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा ही संचालित होता है। अकेले इस सेक्टर का वेटेज लगभग 36.84% है। इसके बाद ऑयल एंड गैस और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आते हैं। यानी इन चुनिंदा सेक्टर्स को देखकर हम पूरे बाजार के स्वास्थ्य का एक बहुत ही साफ अंदाजा लगा सकते हैं। तो बाजार का दायरा तो हमें समझ आ गया। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, मार्केट कैप्स यानी कंपनियों की वेट क्लासेस। देखिए, कंपनियों की सही तुलना करने के लिए एक निष्पक्ष क्राइटेरिया होना बहुत जरूरी है। सेबी की बेसलाइन के हिसाब से टॉप 100 कंपनियों को लार्ज कैप माना जाता है, लेकिन मल्टी एक्ट के रिसर्चर्स कहते हैं कि भाई इस ढांचे को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि टॉप 100 कंपनियों की साइज में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक 55 किलो के इंसान की कुश्ती 96 किलो वाले वेटलिफ्टर से करा दी जाए। इसलिए उन्होंने इस लार्ज कैप को मेगा और लार्ज 70 में बांटने का सुझाव दिया, ताकि कंपनियों की तुलना एकदम सही और बराबरी की हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैटेगरीज इतनी मायने क्यों रखती हैं? इस चार्ट को देखिए, सब साफ हो जाएगा। ऐतिहासिक डेटा बताता है कि जो छोटी कंपनियां होती हैं वो अक्सर बहुत ज्यादा रिटर्न देती हैं, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, उनके साथ रिस्क और वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता भी उसी भयानक रफ्तार से बढ़ती है। इस फैलाव को देखकर ही समझा जा सकता है कि छोटे कैप्स में पैसा डूबने का खतरा कहीं ज्यादा होता है। अब जब हमने बड़े पैमाने पर बाजार को समझ लिया है तो थोड़ा माइक्रो लेवल पर जूम इन करते हैं हमारे चौथे पॉइंट के साथ, चार्ट्स की भाषा, कैंडलस्टिक्स। जापान से निकला ये कमाल का विजुअल टूल रंगों का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही बता देता है कि बाजार में क्या चल रहा है। अगर कैंडल हरी या खोखली है, जिसे बुलिश कहते हैं, तो इसका मतलब है कि शेयर अपनी ओपनिंग कीमत से ऊपर जाकर बंद हुआ, यानी उस दिन खरीदारों का बोलबाला रहा। वहीं अगर कैंडल लाल या पूरी तरह भरी हुई है, जिसे बेयरिश कहते हैं, तो मतलब शेयर गिरकर बंद हुआ है। सच कहूं तो एक कैंडलस्टिक की जो बनावट होती है ना, वो डेटा का पूरा खजाना होती है।
जो बीच का ठोस हिस्सा है, जिसे रियल बॉडी कहते हैं, वो सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग कीमत दिखाता है। लेकिन जो ऊपर और नीचे की पतली लाइनें हैं, जिन्हें हम विक्स या शैडोज कहते हैं, वो उस पूरे दिन के दौरान छुए गए सबसे ऊंचे और सबसे निचले स्तर की पूरी कहानी बयां करती हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने टूलकिट के 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, आपकी ढाल यानी पोजीशन साइजिंग। हमने नियम समझ लिए, चार्ट्स पढ़ना भी देख लिया, लेकिन एक असली और प्रैक्टिकल सवाल ये है कि एक ट्रेडर को अपने किसी एक ट्रेड पर अपनी कुल जमा पूंजी का कितना हिस्सा असल में दांव पर लगाना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स की माने तो वो एक बहुत ही सख्त नियम फॉलो करते हैं। उनका कहना है कि किसी भी एक ट्रेड पर हमें अपने कुल अकाउंट वैल्यू का सिर्फ 0.5% से लेकर 2% तक ही रिस्क लेना चाहिए। ये नियम आपकी पूंजी को बचाने के लिए है, ताकि अगर आपको लगातार कुछ नुकसान भी हो तो भी आप बाजार से पूरी तरह बाहर न हो जाएं। और यहाँ किसी भी गट फीलिंग या भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। इसके लिए एक सीधा सा गणितीय फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। पोजीशन साइज निकालने के लिए अपने टोटल अकाउंट साइज को अपने रिस्क प्रतिशत से गुणा कीजिए। फिर जो नंबर आए उसे एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस के अंतर से डिवाइड कर दीजिए। बस ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल सटीक बता देगा कि आपको कितने शेयर खरीदने चाहिए। चलिए इस थ्योरी को एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए का अकाउंट है और आप सिर्फ 1% यानी 2000 रुपए का रिस्क लेना चाहते हैं। अब अगर आपके शेयर का एंट्री प्राइस 1200 रुपए है और स्टॉप लॉस 1150 रुपए है, तो इसका मतलब हुआ कि प्रति शेयर आपका रिस्क 50 रुपए है। अब फॉर्मूला के हिसाब से इस 2000 को 50 से डिवाइड करें तो आपकी सटीक पोजीशन साइज बनती है 40 शेयर। इस तरह का सख्त अनुशासन आपके जोखिम को पूरी तरह से कंट्रोल में रखता है। तो आखिर में बात यही आके टिकती है कि बाजार के इस अखाड़े को समझना, चार्ट्स की भाषा को पढ़ना और अपनी लिमिट्स को कैलकुलेट करना ही सफलता की कुंजी है। बाजार में लंबे समय तक टिके रहना हमारी कमजोर भावनाओं पर नहीं, बल्कि ठोस गणित पर निर्भर करता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आगे से जब भी आप बाजार में कदम रखेंगे तो आपका सर्वाइवल कौन तय करेगा, आपका इमोशन या आपका कैलकुलेटेड मैथ? आज के इस चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।